अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। कभी तारीख के धारे खामोशी से नहीं बदलते, वो हमेशा किसी बड़े तूफान, किसी बड़े हादसे और किसी बड़ी तब्दीली के बाद एक नया रुख इख्तियार करते हैं। मशरिक़ वस्ता इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ा है जहां इक़्तिदार की कुर्सी, जंग के बादल और आलमी सियासत के खेल एक ही मंजरनामे में सिमट आए हैं। तेहरान के इक़्तिदार के ऐवान में एक अहद का चिराग बुझा और उसी लम्हे एक नई क़यादत का सूरज तलू होता दिखाई दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरान की मजलिस ख़बरगान ने मुश्तबा ख़ामेनी को सुप्रीम लीडर मुंतखब करके इक़्तिदार के किले की चाबियाँ एक नई नस्ल के हवाले कर दी हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक शख्सियत की तकर्री नहीं, बल्कि एक ऐसी बसात है जिस पर खित्ते की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं। वाशिंगटन में मोहतात अल्फाज के पर्दे हैं। ट्रंप की जानिब से खामोशी में लिपटा रद्द-ए-अमल, जबकि दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब मिसाइलों और ड्रोन्स की जुबान में अपने इरादे रकम कर रहे हैं। वादा सादे की नई लहरें आसमान को चीरती एक ऐसे तसादुम की तस्वीर पेश करती हैं जिसमें ताकत, नजरिया और जोग्राफिया सब एक दूसरे से उलझते दिखाई देते हैं। उधर अमरीकी खुफिया मंसूबों की बाज़गश सुनाई देती है। जौहरी मवाद के गिर्द आलमी ताकतों की नजरें जमी हुई हैं और यूरोप से लेकर मशरिक तक सफारती बयानात इसी भड़कती आग को थामने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तेहरान में इक़्तिदार की ये नई तरतीब खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगी या मशरिक़ वस्ता के उफ़क़ पर एक और तवील कशमकश का आगाज़ साबित होगा? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। महाजों पर गोलियां चलती हैं और फिर बाजारों में कीमतें बोलने लगती हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग की आग सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी लपेटें आलमी मईशत के ऐवानों तक पहुंच चुकी हैं। तेल की मंडी में भड़कती हुई आग अब महंगाई के धुएं में बदलकर दुनिया के हर कोने की फिजा को धुंधला रही हैं। खाम तेल की कीमतें जैसे जैसे आसमान की तरफ परवास कर रही हैं, वैसे वैसे आम आदमी की जेब जमीन पे धंसती महसूस होती जा रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, अगर कीमतों का ये तूफान $100 हद पार करके मजीद आगे बढ़ा तो महंगाई की नई लहर साहिलों को तोड़ती हुई पाकिस्तान तक भी आ सकती है। आबना हुर्मुज़ में रुकी हुई जहाजरानी जैसे आलमी तिजारत की नब्ज़ को थामे खड़ी है और इसी नब्ज़ की धड़कन पर दुनिया की मईशत का दर्जा हरारत चढ़ता उतरता दिखाई देता है। आलमी मालियाती इदारे भी खबरदार कर रहे हैं कि जंग खत्म हो भी जाए तो इसके मौशी जख्म जल्द नहीं भरेंगे। दुनिया के बाद मुमालिक तवानाई बचाने के लिए गैर मामूली फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कफ़ायत शारी के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। क्या ये इक़दाम महंगाई के उस तूफान के आगे बंद बांध सकेंगे या फिर आने वाले दिनों में मईशत की कश्ती को मजीद ऊंची लहरों का सामना करना पड़ेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे उमैर साहब, शकील करार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और इसी के साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ। हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद मुश्तबा ख़ामेनी की सुप्रीम लीडर की हैसियत से तकर्री को ईरान की एक इनकलाबी तारीख में मौरूसी इक़्तिदार का आगाज़, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? और उससे पहले जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो इस चीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई हमारी तरफ से एक सख्त रिएक्शन जो है वो सामने आएगा। सर, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया काशा, ये बड़ा अहम मौजू है। आपको पता है आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद ये एक मरहला बाकी था और जो नॉमिनेशन करता है उनका इदारा उन्होंने कर दी खबरगान उनका, और मुश्तबा ख़ामेनी की कई दिनों से क्या सराहियाँ थी इनके नाम के हवाले से, और आज बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान कर दिया गया है। सदर ट्रंप होते कौन हैं ये कहने वाले कि जी ये मेरी मर्ज़ी से बनाए? क्या ये वेनेज़ुएला है? क्या आपने इसको गज़ा समझ रखा था ईरान को? क्या आपने इसको कोई और मुल्क समझ रखा हुआ है? खुदा का खौफ करें सदर ट्रंप, आप अपने मुल्क के हालात पे फोकस करें। आप दुनिया के बदमाश बने हुए इस वक्त। नोबल अमन इनाम 8 जंगें बंद कराई, त्यारे मैंने इतने हुए, इतनी मैंने कुछ कर लिया। दुनिया में आपका एक इमेज बना था और आपने ये सारा गलत कर दिया। वो एक अमरीकी यहूदी सियासतदान है फंकल स्टेन, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि ये इसराइल हर चंद साल बाद ईरान पे हमले करता है। बताएं कि इराक़ से गज़ा तक आपने जंगी हालात बनाए, क्या वहाँ किया? इराक़ के अंदर क्या हालात बने, शाम के अंदर क्या बने, लिबिया के अंदर क्या बने, उसका सारा उन्होंने हवाला दिया। वो कहते हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि गुज़श्ता 10 सालों में बताएं कि ईरान ने कितने मुल्कों पे हमले किए, इसकी कोई जवाब दें। नेतन्याहू की पॉलिटिक्स है, वो जंगी पॉलिटिक्स अपना के अपने मुल्क में इलेक्शन जीतना चाहता है और पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। सदर ट्रंप ये बताएं कि अमान के में जब मुज़ाकरात हो रहे थे
तो ईरान कितनी लचक दिखा चुका हुआ था। बिल्कुल। इसका इतराफ़ अमान वाले ख़ुद करते हैं, आपके जो मुज़ाकरातकार है वो ख़ुद करते हैं, और आप पे जंगी जुनून सवार है। अब आप फंस गए हैं। आपने कहा था रिजीम चेंज लाएंगे हम, आ गई है ना रिजीम चेंज। खामनाई का बेटा आ गया है, ईरानी अवाम सड़कों पे आए हुए हैं उसको वेलकम करने के लिए, जुलूस निकाल रहे हैं, और आप कहते हैं मेरी मर्जी से। तारिक साहब, आपकी मर्जी से क्यों आएगा ना जी? कयादत चाहते नहीं थे। कयादत जो थी वो ईरान के अंदर से ही होनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ट्रंप को किस किस्म की जो कयादत है वो चाह रहे थे कि ईरान की होनी चाहिए। मतलब ईरानी अवाम जो है वो किस किस्म की कयादत डिजर्व करते हैं। वो इस तरह की क्यादत चाह रहे हैं जिस तरह बाकी खलीजी ममालिक के अंदर है, या बाकी दुनिया में उनके जो हाँ मिलाने वाले हैं। आप देखें ना कि वो रजा शाह पहलवी के फैमिली में से उनके बेटे को चाहते थे। जब उन्होंने चेक किया ईरान के अंदर उनकी 2% भी सपोर्ट नहीं है, 1% भी मेरा ख्याल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कुर्दों को हम हथियार दें, कुर्दों को खड़ा करें, ईरान के अंदर खान जंगी की फ़िज़ा बनाएं, उसमें भी नाकाम हुए। सर ज़मीनी फ़ौज का तो अभी भी कह रहे हैं वो उतारे ना, फिर उतारेंगे तो फिर पता चलेगा ना। ज़मीनी फ़ौज उतारना इतना आसान नहीं है। अफ़गानिस्तान से में उतारी थी तो कितने ख्वार होके गए, बाकी मुल्कों में आपने उतारी कितने ख्वार होके गए। आप बाकी जो अमेरिका के साबिक सदूर थे, बुश हो गया, उन पे आप तनकीद करते थे, बुश सीनियर बुश जूनियर, कि जी उन्होंने जंगें मुसल्लत की, और आप कहते थे मैं जंगें ख़त्म करूँगा, मैं मईशत को बेहतर करूँगा। मईशत का तो आपने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया इस जंग को शुरू करके। मईशत सारी मुल्कों की डुबो दी आपने, और आप कहते हैं मैं टैरिफ लगा के बड़ा पैसा लाऊंगा अमेरिका के अंदर। तो आप लगाएं 100% क्या 1000% टैरिफ लगाएं, कोई आएगा आपकी तरफ? वो दुबई जिसको मईशत के लिहाज से सबसे मजबूत समझा जाता था, सरमायाकारी, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, और सरमाया वो उनको मौका मिल गया, वो भाग रहे हैं कि जी किधर जाएं, हमारा सरमाया। हमने अमेरिका का निज़ाम उधर लगाया, अमेरिका का जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आए, फिर भी ईरानी मिसाइल आके वहाँ गिरते हैं और नुकसान होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अमन लाएं, खुदा के लिए बस कर दें। अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। ट्रंप और नेतन्याहू याद रखे कि इन्होंने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरना है, अल्लाह के अजाब से नहीं बचेंगे ये। जिस तरीके से इन्होंने जुल्म किया है गज़ा के अंदर, और अब ईरान के अंदर कर रहे हैं जुल्म, ईरानी आवाम और ईरानी कौम डटी हुई है, जिस तरीके से भी डटी हुई है, अब तने तना डटी हुई है। उन्हें कोई, अब चीन है, वो चीन का बयान आया बड़ा, वो कहते हैं भाई ईरानी आवाम का अपना मामला है ना, उन्होंने फैसला करना है किसको लीडर बनाना है, किसको नहीं बनाना। कल ईरानी खामनाई ये कह दे कि भाई ये हमें कबूल नहीं है, ट्रंप जो बाइडन को वापस सदर लगा दिया जाए, तो क्या वो मान लेंगे? क्या ये अमेरिकी अवाम मान लेंगे कि जो बाइडन को वापस सदर लगा दे? नहीं, हर मुल्क का अपना निज़ाम है ना भाई। आपके यहाँ इलेक्शन हुए, आप सदर बन गए, ईरान के अंदर एक निज़ाम है, शूराई निज़ाम है, वो अपने आयतुल्ला का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने किया, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते अगर आप बातें करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सख्त गीत साबित होंगे। जी, तारिक उमर साहब आपका पॉइंट आ चुका है। हम देख रहे हैं कि रूसी सदर जो है उन्होंने भी मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद जो है वो पेश की है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अमेरिका चाहता था, जो इसराइल चाहता था, वो उन्होंने किया। सबसे पहले हम देखते हैं उन्होंने रिजीम चेंज करने की बात की। रिजीम चेंज तो नहीं हुई, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि ईरान की जो क़यादत थी उसको, टॉप क़यादत को इन्होंने बिल्कुल, वो शहीद हो गए तमाम। ये चीज़ें भी हमारे सामने आई। फिर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में लड़वाने की जो एक काफ़ी टाइम से बातें हो रही थी, वो चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की एक धमकी जो है वो दे दी है। शकील करार साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सऊदी अरब की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अमेरिका जिसके अंदाज़े ईरान के हवाले से काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ताकत और इतनी टेक्नोलॉजी रखने के बाद भी वो अभी तक ईरान की जो तहों में मौजूद जो ख़जाना है बारूद का और मिसाइलों का और दीगर आलात का, उस तक नहीं पहुँच सका, तो फिर ये अपने आप को सुपर पावर या आलमी ताकत किस तरह मानता है USA, CIA, और जिस तरह नासा की मदद से पूरी दुनिया के कमरों के अंदर झांक कर, तहखानों के अंदर झांक कर वो मवाद इकट्ठा करता है और मालूमात फराहम करता है दुनिया भर को कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ईरान में मार खा गया कि वो आज तक जान नहीं सका कि ईरान के अंदर कितने 100 किलोमीटर तक फैली हुई एक ज़ेर ज़मीन दुनिया आबाद है, जहाँ पर ईरान सदियों से, कई सालों से वो, बल्कि वहाँ पर वो अपने आप को
टेक्नोलॉजी में आगे लेके जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी वो जो है जो जिसको कहीं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से, ईरान से, रशिया से, चाइना से, कहीं से उसको मदद नहीं मिल रही थी, उसने खुद से वो मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, ड्रोन्स बनाए। अब चूँकि कुछ इतलात आ रही हैं कि शायद चाइना या रशिया की कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ टेक्निकल सपोर्ट उसे हासिल है, लेकिन अभी तक इसकी बात की सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ये बात साबित हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता जो दिन गुजर रहे हैं, ईरान की तरफ से जो इसराइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, उसकी शिद्दत अब यहाँ तक आ चुकी है कि जो उनके सेफ हाउसेज या उनके जो तहखाने थे इसराइल के अंदर, उसको भी निशाना बनाया गया। और गुज़श्ता 24 घंटे में एक वो जगह जहाँ पर कुछ सरकारी हुकाम मौजूद थे, उस जगह को भी अंदर ज़ेर ज़मीन निशाना बनाया गया और वहाँ तक ईरान की टेक्नोलॉजी पहुँच गई। तो आप बताएं कि कौन सुपर पावर है, कौन ताकत में है, अवामी ताकत किसके पास है और टेक्नोलॉजी किसके पास है। जहाँ पर चंद लाख डॉलर का ड्रोन चलता है, तो वहाँ पर $1 मिलियन का मिसाइल उसको हिट करता है। तो ईरान ने साबित किया कि दुनिया जब चाहे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर खड़ी होना चाहे, चाहे वो अमेरिका है, इसराइल है, वो खड़ी हो सकती है अगर उसके साथ ईमान की क़ुव्वत हो और अवाम की ताकत हो, अवाम का साथ हो, तो वो खड़ी हो सकती है। लेकिन अब खलीज में ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर USA के अड्डे नहीं हैं या फ़ौजी मौजूद नहीं हैं? और ये कतर, सऊदी अरब, कतर तो ख़ास तौर पे इसी डोनाल्ड ट्रंप को तो सोने का जहाज़ भी तोहफे में दिया था, और आज वो देख रहा है कि उसकी मईशत तो डूब रही है, उसके शहरी उससे पूछ रहे हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। सऊदी अरब भी पाकिस्तान से अपनी मदद मांगने पर मजबूर हो गया, और हम उससे क्या मांग रहे हैं, ये अब एक अलग बहस है कि हम उससे क्या मांग रहे हैं, कि हम जो कर्जा लिया हुआ है उसको रिकॉल कर दें। सबको पता है। देखिए, बात ये है कि अब दुनिया मान जाए कि खाली पैसा आपने इमारतों में लगा दिया, दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, लेकिन टेक्नोलॉजी में अपने मुल्क के दिफा के लिए क्या किया आपने? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका को वहाँ बिठाकर अपने अंदर अड्डे देकर आप महफूज हो गए? आप दुनिया में गैर महफूज तरीन मुल्क बन चुके हैं। ये साबित हो चुका है। जहाँ पर सऊदी अरब, आपका दुबई, अबू धाबी, आपका कतर, बहरीन, कुवैत, कौन सा मुल्क से महफूज रहा? वो मुल्क जो अपने अरबों पे अपनी याशियों पर लगा देते हैं, अपनी इमारतें खड़ी करते हैं, बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़ी याशियाँ करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ नहीं किया। ईरान ने सूखी खाई, भूखे रहे, अपना पेट काटा, लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए वो कर दिया जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। पाबंदियां सही, और उसके बाद भी वो स्टिल खड़ा है, और वो कहते हैं ना, तन्हा खड़ा है और लड़ रहा है। अभी तक लड़ाइयाँ जो हैं, मतलब जंग तो हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो घुटने टेकने पर उसको कोई मजबूर नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इसी चीज़ का दुख है, और उनका दुख जो है उनके चेहरे से साफ नज़र आता है। सायरा जी, जंग का 10वां दिन है, शिद्दत में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त दांव पर लगी हुई है। बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए, आम आवाम के लिए। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुतासिर नहीं है, आज तो सुबह वो पहुंच गए, एक प्याला लेकर पहुंच गए कि हमें ये इतने पैसे रोल ओवर में चाहिए और इतना तेल की मद में चाहिए। उन्होंने तो वो कहते ना कि ना अगले की परेशानी देखी, ये तो ऐसे ही है कि आप परेशान हो और आपके घर आप अपना रोना रो रहे हो और कोई आए और आपसे उधार मांगना शुरू हो जाए कि तुम्हारी परेशानी तो अपनी जगह पर, मुझे इतने पैसों की जरूरत है। पाकिस्तान कब मुतासिर नहीं हुआ? पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी क्या है, मुझे तो यही नहीं पता आज तक। पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी जो चल रही है, जो आप देख रही हैं कि मुल्क के शहरी जो आवाम है वो क्या भुगत रही है, और आपने उन हुक्मरानों की, उन पे तो वो कहते हैं कि बहस कर चुके हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हजारों प्रोग्राम्स होते हैं, मगर वो कहते हैं कि वो इतने ढीठ हैं, अपनी जुबान में बोलूं तो इतने नाक के पक्के हैं कि उनके कान पर से जूं तक नहीं रेंगे। कि जिस तरीके से उन्होंने, अभी भी आप देख लें, उससे पहले जो गुलगुला उठा था सारा ये पंजाब में, खुदा जाने ब्यूरोक्रेसी पंजाब में ऐसा क्या काम करती है, ऐसे कौन से उनके नाजायज कामों में उनकी सहूलत कार होती है कि उनको इतना नवाजा जाता है। उनको मोहसिन नकवी जिस वक्त वो थे निगरान वजीर आला थे, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां दी, इलेक्शन के बाद भी उनको मराहत दी। नहीं, हमें पता है कि मुल्क आप चंद किस्म के लोगों का है, लेकिन हमें एहसास ना दिलाया करें।
हम कुछ कर नहीं सकते और फिर हम शर्मिंदा होते हैं या गुस्से में आते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब सुना है कि कोई इस मुल्क में वो जो रोते पीटते लोगों को छोड़ के ये हुक्मरान उम्रे पे जा रहे हैं। मेरा इनसे सवाल है कि जो यहाँ पर लोगों को, आवाम को चक्कर दिए हुए, वो उन 7 चक्रों से उनका वो मवाजना कोई बनता है, उससे वो सब कुछ सही हो जाएगा? आप वहां पर भी जाके चक्कर देना चाहते हैं। तो मैं आपको क्या, पाकिस्तान की ना मुझे मौशरी पॉलिसी का पता है, ना मुझे फॉरेन पॉलिसी का पता है। अभी तो इस वक्त तो मैं कहूँ कि हमने एक मुआहदा किया है सऊदीया के साथ, उस मुआहदे की कोई अलिफ बे आपको या मुझे नहीं पता। हमें बस ये पता है कि भाई हम उनके साथ दिफा में वो है। भाई मतलब कैसे, क्या अंधों की तरह कूद पड़ना है क्या? फिर आपने पाकिस्तानियों का, जो हमेशा हमें एक वो मजहब का चूरन चटाते हुए आए हैं, आपने इसको वो कर दिया कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए। अरे उनकी सिक्योरिटी का वादा तो अल्लाह पाक ने खुद किया है। इनके दिल में क्या है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने किसका अलाकार बनना है, हमें वो बताया जाए। तो इन हालात में मैं पाकिस्तान की मईशत पे या किसी चीज पे क्या बात करूं? ये आपके सामने ही है कि इनके वुज़रा, जो इम्पोर्टेड वुज़रा, जो आकर बताते रहे आपको, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में बोला कि 28 दिन का और उसके बाद इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ के बताइए कि इन्होंने 50 रुपए कैसे बढ़ाया? कोई फॉर्मूला होता है ना, ऐसे थोड़ी कि वो आपका पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने उसको, और ये तमाम जितने भी 4-5 ओहदों में बैठे हुए, उसने उसको समरी दी, उसने उसको समरी दी कि यार ये लफाड़ 110 रुपए बता दे, इसमें तेरा काट इतना, वजीर तक उतना जाएगा, सेक्रेटरी तक उतना जाएगा। यहाँ पर तो पॉलिसीज ऐसे बनती है, यहाँ पर तो जो पैसे हैं वो ऐसे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर इनके नाअहल लोग आकर हमें बताते हैं कि 110 भी बढ़ा लेते तो क्या कर लेते आप। वैसे कहा तो उन्होंने सही था, हमने क्या कर लेना था? हमारा 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी हो गया, हम कुछ ना कर सके। हम पे ये टोला मुसल्लत कर दिया कि हम कुछ ना कर सके। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारे सामने एक पार्टी को कुचला जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सके बहस सियासतदान और उस तमाम चीजों की बात करें। इतनी सारी ज्यादतियां हमारे सामने हैं। 110 का पेट्रोल भी करेंगे, रोते पीटते डलवा लेंगे, क्या करेंगे? कौम थोड़ी है हम लोग, हम तो हजूम है। हमें तो उन्होंने बनने नहीं दिया। इनको खुदा पूछे, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, फिर मैं जज्बाती हो जाती हूँ, फोन पर ही सही था कि अब ना इनकी मजहब की गोली खाएंगे, ना इनकी मुहब्बे वतनी वाली गोली खाएंगे। अगर मुहब्बे वतन हो तो हमारे साथ हो, ना बेटा। अब हम सोच समझ के जो फैसला करेंगे, जरा हमें कौन फैसले में लेता है, लेकिन अपनी राय भी देंगे और जो बोलेंगे भी, और पूरे वो हकायक सामने रख के उसमें। अब ये 2 गोलियां तो हम ना लेने के। चले आपने जी, आपने सायरा जी बात की है कि 110 रुपये पेट्रोल बढ़ा भी दिया जाता तो हम क्या कर सकते थे। सो इसी पे PMLN की शुमाइला राना है, वो कह रही हैं कि 110 रुपये में से हमने 55 रुपये बढ़ाए हैं। अगर 110 रुपये बढ़ा लेते तो आप लोग क्या कर सकते थे? मतलब उन्होंने तो बात कर रही हूँ एग्जैक्टली मतलब हम क्या कर सकते हैं। सही कहा आपने सायरा जी। डॉक्टर इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त आयतुल्ला मुज्तबा ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो है वो नामजद हो गए। सर, मुज्तबा खामनाई की बतौर ईरानी सुप्रीम लीडर ये जो नामजदगी है, इस पर ट्रंप का मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आया। इससे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो थोड़ा सा एक मोहतात सा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखेंगे क्या होता है वाला रद्द-ए-अमल और नेतन्याहू के साथ मुशावरत। क्या आप समझते हैं कि ईरान के नए लीडर के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई का एक इशारा जो है वो दिया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अपना सुप्रीम लीडर जो है वो उसको चूज करना ये ईरान का पूरा हक है। बिल्कुल। और अगर इसराइल या अमेरिका इस किस्म के बयानात दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो बजाय दुनिया में अमन के लिए, बेहतरी लाने के लिए कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर रहा। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सिचुएशन मशरक़ वस्ता में क्रिएट हो चुकी हुई है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इसराइल और अमेरिका के ऊपर है। और आज इस किस्म के बयानात देने, मजीद आप मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ जो है मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा, बल्कि पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और आज मैंने कुछ न्यूज आउटलेट जो अमेरिकन है वहाँ पे ये भी देख रहा था कि इस वक्त अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बड़ा ऊपर जा चुका हुआ है। वो इसलिए कि ईरान की जो एक्यूरेसी है, जो स्पेसिफिक वो टारगेट करके चीज़ों को तबाह कर रहे हैं,
वो इनके लिए एक बड़ा सर्द दर्द बन चुका हुआ है। और सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकन की जो अंदर से खबरें हैं वो ये है कि जो वो हो सकता है कि वो किसी न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ भी चले जाए। लेकिन अगर अमेरिका ने या इसराइल ने मिलकर इस तरह का कोई भी इकदाम उठाया जिसमें आप ये समझिए कि अगर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ जाते हैं तो ये पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और उसके बाद जिन ममालिक के बाद न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इस जंग के अंदर जो है वो जंप इन कर जाएंगे और पूरी दुनिया के हालात में वो यकसर तब्दील हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त इसराइल को और अमेरिकन को इस तरह के गैर ज़रूरी और गैर मुताद बयान देने से बाज रहना चाहिए। अभी जंग जो है वो खत्म होने नहीं जा रही। मैं ये भी नजर भी नहीं आता ना ऐसा। मैं ये नहीं समझता कि ये जंग महीनों पर वही होगी, लेकिन कुछ दिन और जंग चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जीसीसी जो है, अरब ममालिक जो है वो डिस्टेबलाइज्ड हो चुके हुए हैं, तेल की जो सप्लाई रुक चुकी हुई है, उनकी खुराक के जो वो इंपोर्ट सारी करते हैं, वो मामलात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अरब ममालिक के अंदर खुराक की भी किल्लत बड़ी शदीद हो जाएगी, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को खुराक की सप्लाई हवाई रास्ते से लेकर जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसराइल और अमेरिकन जो है ये बिल्कुल हारे हैं, और ये जिस तरीके से, जितने बुरे तरीके से ये हार चुके हैं, और जिस तरीके से अब पूरी दुनिया का एक बैकलैश आ रहा है और लोग इस जंग को नापसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको इस किस्म के जो गैर जरूरी बयान है उनसे बाज रहना चाहिए। और आज रशिया ने जो एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अब हम ईरान का साथ देंगे और हम हर तरीके से अब ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये चीजें डाउन द रोड, ये पूरी जो वार थिएटर है इस वक्त मिडिल ईस्ट वाला, इसको मजीद आग को जो है वो भड़केगी। तो इनको अब ये सोचना चाहिए कि जिस तरह के बयानात वो देते हैं कि जी सुप्रीम लीडर जो भी आएगा उसको मारेंगे और वजीद जो है हम तबाही करेंगे, तो फिर ये तबाही सिर्फ ईरान तक या मिडिल ईस्ट तक में रहेगी, ये इसराइल को भी जला के खाक कर देगी। आप देख रहे हैं कि जितने प्रिसाइज इस वक्त हमले ईरान इसराइल के ऊपर कर रहा है, और आज इसराइल भी एक तेल अवीव भी जो है ना वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने मीडिया पर और अपने लोगों पर ये पाबंदी आयद की है कि आपने किसी किस्म की कोई वीडियो फुटेजेस जो है वो किसी न्यूज आउटलेट के साथ शेयर नहीं करनी। लेकिन मीडिया के और टेक के स्टोर के अंदर वो सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। गो कि उन चीजों को अमरीकी नशरियाती इदारे नशर नहीं कर रहे या फुटेजेस नहीं दिखा रहे, लेकिन बावजूद इसके कि ना दिखाने के भी जो तबाहिया उसको तो रोका नहीं जा सकता। और अभी ईरान में जो खुर्मशहर अपना एक सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है और उसने बड़ी तबाही मचाई है। और आने वाले वक्तों में ईरान ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जो हमने अभी टेस्ट नहीं किए, जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं जो आवाज की रफ्तार से भी 15 या 20% तेज हैं, वो हम लेकर आएंगे। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी तबाही होगी। मेरे ख्याल से अमेरिका को होश के दाखिल लेने चाहिए, बीइंग अ सोलो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, पहले तो ईरान अमेरिका जो था बहुत ही ज्यादा लाइट ले रहा था ना ईरान को। उन्होंने अंदाजा लगाया था, इसराइल ने भी अमेरिका ने भी, कि दुश्मन का जो दुश्मन ही है भाई, अंदाजा था उनका कि ईरान 48 घंटे में टूट जाएगा। फिर हमने देखा कि ये जो उनका अंदाजा था ये गलत साबित हुआ है। इस पर भी बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। तवानाई के बहरान का खदशा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम इजलास जो है वो बुला लिया है। तारिक सुमैर साहब, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि IMF ने भी तवील जंग के मौशी असरात से हमें ख़बरदार कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त बातें तो ये हो रही हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं, या जो ये इजलास हुआ है, या वज़ीर आज़म इस हद तक हमें इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सो कुछ ना कुछ आवाम के लिए सोचा जाएगा। क्या कहेंगे सर? वज़ीर आज़म तो माशाल्लाह हमेशा ही एक्टिव नज़र आते हैं। सुबह 7 बजे सर इतने एक्टिव थे कि एकदम से पेट्रोल की कीमतें जी वो मैं उनसे पूछ के बढ़ गई हैं। एक दफा 55, पहले 8 रुपए बढ़ी, फिर 55 पड़ी, फिर 130 रुपए मट्टी के तेल की भी बढ़ गई। मतलब कितने एक्टिव? मैं आप सुने तो सही ना, आपने सवाल किया, जवाब तो सुने ना। जी सर। वो एक्टिव रहते हैं हमेशा, चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी एक्टिव रहते थे। असल मसला ये है कि जंग के बाद सूरत हाल ख़राब हुई है और इसका पाकिस्तान नहीं शिकार हुआ।
अमेरिका के अंदर भी पेट्रोल की प्राइसेस $2 फी गैलन बढ़ी हैं और बाकी दुनिया में बढ़ी हैं, पाकिस्तान में बढ़ी हैं और मेरी राय के मुताबिक ये बहुत कम बढ़ी है ना, 55 रुपये नहीं बढ़नी चाहिए थी, 100 रुपये बढ़नी चाहिए नहीं जी 100 रुपये भी नहीं बढ़नी चाहिए थी, ये बढ़नी चाहिए थी 10 से 15 रुपये से ज़्यादा नहीं बनता था। ये जो मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो स्टॉक ऑलरेडी आपके पास मौजूद था ऑयल कंपनियों के पास और पेट्रोल पंप्स के पास, उसके मुताबिक उसके ऊपर प्राइस क्यों बढ़ाई गई, जो आप ये समझ दें। ये मैं दे रहा हूँ ना, नहीं बढ़ानी चाहिए थी। आपको लेवी जो टैक्स है वो नहीं लगाना चाहिए था। 162 या 165 रुपये में फ़ी लीटर पेट्रोल गवर्नमेंट को इस वक्त पड़ रहा है, उस पर 105 रुपये 110 रुपये लेवी टैक्स आप लगा रहे हैं। लेवी टैक्स आप ना लगाते तो आपको पेट्रोल की कीमत बहुत मजबूरन आपको बढ़ानी है, हुकूमतों की मजबूरियां भी होती हैं, तो 15 से 20 रुपये, 15 से 20 रुपये, मेरी बात और बातें ये भी हो रही है कि 113 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे, ये बताएं। मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपको सारा मैं समझाता हूँ। मुझे क्या समझाना है, आवाम को समझाना, आवाम को ही समझा, आपको समझाना ज़रूरी है, तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। इसमें मेरा भी मौक़िफ़ वही है कि जी जो स्टॉक मौजूद है उसको आप पुराने रेट पे करें। लाहौर में एक पेट्रोल पंप मालिक अगर पुराने रेट पे पेट्रोल दे सकता है, मरा नहीं है, वो जिंदा है ना, तो आप बाकी जो ऑयल कंपनियां थी उनको रातों रात अरबों खरबों रुपए का फायदा क्यों पहुंचाया गया है कि ये 113 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे, इस बात का जवाब दें मुझे। माफियाज की जेब में जाएंगे। कौन माफिया? जो ऑयल हुकूमत अवाम का नहीं सोच रही सर, माफियाज का सोच रही है हुकूमत। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, जो टैक्स है वो हुकूमत की जेब में जाएगा, जो प्रॉफिट है ऑयल कंपनी को और पेट्रोल पंप मालिकान को जाएगा, जो बड़े पेट्रोल पंप जिनके पास 1-1 लाख लीटर पेट्रोल स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है जिन पंपों, उनको फ़ायदा रातों रात पहुंचाया गया है। ये नहीं कर, मेरी राय में बहुत भी अगर आपकी बाकी माहिरीन भी यही कह रहे हैं 15 से 20 रुपए आप बढ़ा देते, फिर अगले हफ्ते नया स्टॉक अगर आपके पास आता फिर आप जायजा लेते। मेरी बात मुकम्मल होने दे। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप, उस पर कायम रहे, उसी पे कायम होना। बात ये है कि आप ये ना कहें कि जी बढ़ाना चाहिए थे, आप जब खुद मान रहे हैं इस बात को कि स्टॉक पुराना मौजूद है, पुरानी कीमत पे आपने लिया हुआ है, तो उस पर बढ़ाने की वजह क्या थी? कोई मंतक नहीं है ना। एक वजह जो बयान की जा रही है ना, एक वजह ये बयान की जा रही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और होर्डिंग होनी थी, उस वजह से ये एक हुकूमती मौक़िफ़ है। मैं आपको बताता हूँ ना कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त भी यूक्रेन की वार हुई और इमरान खान साहब का एक क्लिप आजकल बहुत वायरल दोबारा किया गया है, हुकूमत वालों ने शायद कराया होगा, कि उसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग हो गई तो 400 रुपए तक पेट्रोल की। कितनी अच्छी बातें करते आप डी ट्रैक हो जाते हैं। डी ट्रैक नहीं हो जाता, मैं सारे बताना भी करने वाले इमरान खान पे चले जाएंगे, कल आप अयूब खान पे चले जाएंगे। ओ भाई, और भाईजान मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बड़ा आसान, आप मुझसे सवाल ना करें ना, आप अपनी बारी बोले, आप मेरा टाइम क्यों खा जाते हैं? आप बारियां लगा, आप रोजा खाते हैं और मेरा टाइम खाते हैं, आप रोजा खाते हैं और मेरा टाइम भी खाते ना करें। कैसे लगा सकते हैं आप? अगर आप कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर ये भी तो सामने रखिएगा। हमने अपने प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम में भी चलाया था कि जो शहबाज शरीफ साहब की वीडियोस भी मौजूद है। सर इसका तो जवाब देना, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी पहले कहती रही हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वजीर आजम चोर होता है। मतलब अगर वीडियोस देखनी है तो वो भी वीडियोस एहसन इकबाल पार्लियामेंट में लेकर आए लिखा हुआ, वो दिखाए ना। मैं सब की वीडियोस बता रहा हूँ ना, इनके दौरे हुकूमत की बता रहा हूँ, इनके वजीर पेट्रोलियम पीटीआई के और नून लीग के। जब ये अपोजिशन में होते हैं इनका मौक़िफ़ डिफरेंट होता है, हुकूमत में होते हैं मौक़िफ़ डिफरेंट होता है। ये जो शमाइला राना है, ये शमाइला राना इन्होंने 55 रुपए मुझे शमाइला राना ने शायद उज़मा बुखारी से मुतासर होकर ये बयान दिए, जिस तरह उज़मा बुखारी बाज़ बयानात में कोई ऐसी मार जाती हैं, बोंगी में ही कहूँगा, बोंगी मार जाती है। शमाइला राना ने भी वो राजपूत होने का सबूत नहीं दिया। राजपूत तो बड़ी अच्छी बात करते होते, पता नहीं इन्होंने 110 रुपए वाली क्यों बात की, इनको समझ नहीं। भाई आपको समझ नहीं है तो आप टीवी पे बैठ के इस तरह की आप हुकूमत को डिफेंड ना करें ना, हुकूमत को आप उल्टा और गालियां पड़वाते हैं। हाँ, आज आपने हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि 50% सरकारी गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैंने उनको ट्वीट भी किया था कि जो वुज़रा हैं अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं, जो ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान हैं उनका 50% पेट्रोल का कट लगा दें। जो फेडरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं उनका दफ्तर 1 किलोमीटर दूर पड़ता है,
जो जजेज इस्लामाबाद में रहते हैं उनका दफ्तर भी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, उनको 800 लीटर पेट्रोल क्यों दिया जाता है? बिल्कुल ये ना दिया जाए, इसको ख़त्म करें टोटल, उनको कैश दें कि भाई आपका ये बनता है, आपकी ये आप तनख्वाह में आप पैसे ले लें और पेट्रोल खुद डलवाएं, फिर देखें, फिर हालात बेहतर होंगे और सूरत हाल बेहतर। स्कूल और कॉलेजेस बंद करना कोई मसले का मुस्तकिल हल नहीं है, आपको 1-2 महीने के अंदर एक ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे। असल बात है गरीब की, मोटरसाइकिल सवार के साथ क्या सलूक हो रहा है, मोटरसाइकिल वाला, छोटी गाड़ी वाला, उसको कोई आप दे सकते हैं, वो एक आपके पास सिस्टम बना हुआ है BISP के तहत, उसमें भी बहुत लूप होल्स हैं। और क्या आप नहीं दे सकते हैं, कोई कार्ड बना दें मोटरसाइकिल वालों को, उसमें आप 20% 10% रियायत कर दें और पाबंद करें कि जी ये एक मोटरसाइकिल इतना पेट्रोल डलवा सकता है। दूसरी दफ़ा वो कार्ड लेके दूसरा ना चला जाए, उसका नंबर एंट्री करें, हर पेट्रोल पंप पे एंट्री करें। कर रहे हैं मतलब आप उन गाड़ियों को क्यों नहीं काउंट करते? मतलब ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं इनको, वही मैं कह रहा हूँ, उनसे ज्यादा, उनसे 500 रुपए का पेट्रोल ले लें, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज वालों से 500 रुपए ले लें और छोटी गाड़ी वाले से कम लें। मैं तो ये भी कहूँगा। चलें सर, आपका पॉइंट आ चुका है। रमजान में अच्छी बात करेंगे, चल रखा हुआ है, इसकी अच्छी बात करता हूँ, आप कोशिश करें। जी तारिक सुमैर साहब बहुत शुक्रिया। शकील किरार साहब, पाकिस्तान में ये जो महंगाई की एक नई लहर है, इसको खतरा करार दिया जा रहा है और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अगर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर जाएं तो पाकिस्तान में जो महंगाई है ये भी कहा जा रहा है कि वो 9 से 11% तक पहुंच सकती है। क्या आप समझते हैं कि खदशा हकीकत बनने जा रहा है और हुकूमत इससे निपटने के लिए ये जो कुछ इजलास हो रहे हैं, फौरी इक़दाम जो हैं हुकूमत की जानिब से, ये उसी लिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में आवाम को रिलीफ दिया जा सके? आकाश साहब, क्या आप समझती हैं कि इस हुकूमत को आवाम की कोई तकलीफ है, आवाम को कोई एहसास है? सर हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव हो गए हैं ना इस वजह से। आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, पता नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हमें नजर ही नहीं आते। बात यह है कि जिस हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में चंद रोज़ पहले एक मजहबी रहनुमा के एहतजाज के दौरान में गोलियां चला दी, 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, दर्जनों जख्मी कर दिया, उससे आप तो कर रही हैं कि वो आपको रिलीफ देंगे? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप भूखे मर रहे हैं, मरते रहेंगे। अभी 55 रुपये लीटर जो बड़ा है डीजल पेट्रोल, उसके साथ आने हैं, अभी आए नहीं हैं, अभी आने हैं, क्योंकि इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी, किराए बढ़ जाएंगे और उसके साथ जो आपके सब्ज़ी, आपकी दालें, आपकी जो फ्रूट है, जो उसकी नकलो हरकत पर जो खर्चा आता है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अभी आपसे मैं 2 रोज़ बाद पूछूंगा कि महंगाई क्या सूरत हाल है। इस हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। जो हुकूमत खुद बराह रास्त आवाम पर फायरिंग करा के उनको मरवाना चाह रही है, मरवाई भी है, उससे आप कोई तवक्को ना रखें कि आपको रिलीफ देंगे। और ये उन्होंने ठीक कहा है खातून ने कि 110 रुपये भी हो जाएगा तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसलिए नहीं बिगाड़ पाएंगे कि हमारे हाथ में है कुछ नहीं, ना हमारे मुंह में ज़ुबान है, ना आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं। हम बहरे भी हैं, अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं। तो जो दुनिया में कौम अंधी, बहरी और वो हो जाए, गूंगी हो जाए, उसको कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारी आवाम भी उसी तरह ही है और हुक्मरान भी उस तरह ही है। हमारी आवाम आज भी नहीं निकली है, न कल निकलेगी, न परसों निकलेगी। तो ये हुक्मरान बैठे रहेंगे। इस तरह के हुक्मरान आज भी बैठे हैं, कल भी बैठे रहेंगे। ये कल भी हमारा गला काट रहे थे, हमारे जो है वो माशी कत्ल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। तो हमें कोई तोक़ा नहीं करनी है। जब तक हमारी कौम के अंदर बेदारी पैदा नहीं होगी, हमारी कौम नहीं उठेगी, ये हुक्मरान हमारे इसी तरह माशी कत्ल करते रहेंगे। 55 पे ठीक बात है, कोई मामूली बात है इनके लिए। इनको आप पूछें तो इनको कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जो जहाज़ हेलीकॉप्टर जो लोकल उन्होंने बनाया हुआ है, उसको चिंची बनाया हुआ है हेलीकॉप्टर को, सरकारी हेलीकॉप्टर को, उसको फ़र्क नहीं पड़ना है। क्या वो वज़ीर आज़म अपने गैर मुल्की दौरे कम करेंगे? क्या वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर अपने हेलीकॉप्टर की मूवमेंट कम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्या उनके जो स्क्वाड है उसमें कमी आएगी? नहीं, कभी भी नहीं आएगी। ये तो सिर्फ देखें एक ड्रामाबाजी है। कहा जा रहा है जी अच्छे पॉलिसियाँ बनाएं और क्या कहते हैं वो खर्चात कम करें। कौन करेगा? आपकी तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो खुद मुख्तार हैं। फेडरल का तो कहीं आर्डर नहीं चलता। फेडरल गवर्नमेंट अपने बात करे कि क्या वो इस्लामाबाद में क्या अपने खर्चात कम करेगी तो कहाँ करेगी, बता दें मुझे। जैसे मैंने 2 रोज़ पहले कहा कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस को 2-2 करोड़ रुपए की जो गाड़ियाँ हैं फॉर्च्यूनर वो दी गई हैं, उसका पेट्रोल भी दिया गया है, डीजल भी दिया जा रहा है। तो कहाँ खर्चे कम होंगे?
खर्चे कम नहीं होंगे। खर्चे कम नहीं होंगे। शुक्र करे प्राइम मिनिस्टर ने नया हेलीकॉप्टर नहीं मंगवा लिया अपनी मूवमेंट के लिए, जिस तरह सीएम पंजाब ने मंगवाया है। सीएम पंजाब ने मंगवाया। हाँ जी जी। शकील का सायरा जी, हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो इस हवाले से ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इनकी कीमतें जो बढ़ी हैं, इस पे वो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं। आप रूस की मिसाल ले लें, सऊदी अरब की बात कर ली जाए, पर हम वो शायद वो जो मदद है वो हम लेना नहीं चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुतबादिल तवानाई के ज़राए जो हैं या दरामदी रास्तों की तलाश जो है वो करनी चाहिए, और इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा है और अगर आपके अवाम के बारे में कोई अच्छा सोच रहा है तो आपको भी कुछ सोच लेना चाहिए? कहना चाह रही है कि पाकिस्तान के अवाम खुददार हैं। खुदा करें, हर मौके पे भीख का कटोरा लेके खड़े होते हैं, वो खुददार के रूस ने कहा है, तो वो इसमें क्या हेलो हुज्जत है? अगर ये सच्चे होते, अपने इस मुल्क से जो टैग लगा के घूमते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं, आपके और मेरी वो जो कहते हैं ना मुहब्बे वतनी पे शक करते हैं जी। तो जो सैंक्शंस लाइन कनेक्ट करने पर लगी हुई थी ना, उस पे मैं बाद में आती हूँ। क्या ये ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछा सकते थे? ये तो पूरे मुआहदे हो चुके थे, सारे पेपर्स पड़े हुए, इन्होंने वो लाइन क्यों नहीं बिछाई? मेरा इनसे ये सवाल है। वहां पर स्मगलिंग होके, और स्मगलिंग आकाशा आप और मैं या शकील करार साहब या असगर चौधरी साहब नहीं करते, जिनके पास बॉर्डर की सिक्योरिटी है, तो वो अवाम को क्यों नहीं मिल सकता? और खुदा के बंदो, वहां से जो ट्रक ट्राले लेकर आते हो, डाल दो वहां पर कोई नाली, डाल दो वहां पर कोई वो जो कैनाल टाइप सिस्टम बना दो, 100 रुपए कम हमें ही बेच दो, क्योंकि हमारी तो आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ हमारी, उससे पहले अभी ये कोई बात थी कि वजीर आजम एक्टिव है, ये तो आपको ही वो क्या कहते हैं, दूरबीन के नीचे देखे तो जरासीम भी एक्टिव होते हैं। ये वही वाले हैं। लतीफा सुने तो वो बंदर भी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता है, तो उसकी आने जानिया। अभी आपने ठीक कहा, ये वही हैं जो छलांगे लगाने वाले ही हैं, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। वो काम क्या ये वही हैं जिन्होंने है? इस मुल्क को IMF के जी। चुंगल में दिया जी। है और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और हाँ। डिफॉल्ट बना के छोड़ गई थी एक हुकूमत। ये वही है जिन्होंने 4 दिन पहले अवाम पे गोलियां चलवा दी हैं। इनकी चीजें क्यों नहीं नीलाम हुई? अभी आपके और मेरे सामने ढिटाई से जोड़ी जहाज लिया गया, मालिक साहब ने पूरे एविडेंस के साथ उन पायलट्स की तनख्वाह बताई गई है, उसका 1 घंटे का खर्चा बताया गया है। कोई बोल सकता है? हाँ, उधर से वो कह देंगे तो UAE बोलेगा कि चल बेटा हमारे पैसे वापस कर, और इससे रियासत को खतरा पड़ा तो चाइना बोलेगा हमारे पैसे वापस कर। चारों तरफ से तो भीख मांगी हुई है। लेकिन ये जो अब दोबारा से आके इन्होंने बोला ना, कौम साथ है, नो बेटा, कौम साथ नहीं है। तुम्हारी इन तमाम वो क्या कहते हैं, अल्फाज तो बहुत बुरा है, मैं क्या बोलूं, सेंसर कर दें। कौन सी जिंदगी होती है बस वो वाली, उनमें कौम आपके साथ नहीं है। सारा वो कौम अवाम की बात नहीं करते हैं, वो रोजनामा कौम उसकी बात करते हैं, अखबार की बात करते हैं, रोजनामा कौम वो उनके साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपके अल्फाज। थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी क्लियर कर दिया कि वाकई वो उसकी बात करें, हम साथ नहीं है। ये तो हाल है। तो जब हम इस तरह बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि मुल्क के हालात क्या होंगे, उसके क्या, तो मुझे हंसी आती है। या तो आप किसी भी राह चलते को पता करें तो उनको भी पता है, और ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। कभी मुल्लाओं का, वैसे मौलवी क्यों खामोश है इस मसले के ऊपर? उनको थ्रेट है आजकल। मैंने कहा मैं एक शेयर करूं, मैंने पीर साहब के 2 क्लिप थे जी। बड़े, वो कहते ना बहादुर और जबरदस्त बात कर देते थे। तो कल उनका क्लिप देखा है कि जैसे लकड़ी, जैसे दीमक लकड़ी के लिए मुज़िर होती है, ऐसे ही मुल्ला हम मुसलमानों के लिए मुज़िर हैं। शेयर करूंगी मैं। सायरा जी, तो बहुत शुक्रिया सायरा जी। डॉक्टर अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने तवानाई बहरान की वजह से अपनी यूनिवर्सिटियां जो है वो बंद कर दी हैं। क्या आप समझते हैं कि हम अभी तक सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इजलास बुला रहे हैं, उस पर कुछ फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता अभी तक हमें सर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर जो है वो हमें सर उठाती नजर आ रही है। एक आम आदमी का बुरा हाल है, क्या कहेंगे? आप ये बताएं कि पिछले 78 सालों में क्या पाकिस्तान ने आज तक अमली तौर पर कुछ किया है? पाकिस्तान हमेशा मुताज रहा है, या पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं, या पाकिस्तान हमेशा किसी ना किसी क्राइसिस में आया और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान की मदद की है। देखें, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल मुल्क होते हैं, जो अपनी इनकम के बारे में सोचते हैं, वो इस तरह के इकदाम उठाते हैं।
क्या बांग्लादेश के पास भी पाकिस्तान जितने रिजर्व नहीं है? जी ऐसे ही है, उनके पास भी इतने रिजर्व थे, लेकिन वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं कि इससे पहले कि उनका तेल खत्म हो जाए, इससे पहले कि वो ऐसी मुसीबत में फंसे कि उनको कोई निकालने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने वो मेजर्स ले लिए हैं। अभी उन्होंने कोशिश ये किया कि अपनी यूनिवर्सिटीज बंद कर ली हैं, अभी वो वर्क फ्रॉम होम पे जा रहे हैं अपने दफातर के लिए, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि हमारे पास एनर्जी की जरूरत जो है वो कम है, तो वो अपने मेजर्स लेते हैं। और उसके बरक्स आप आज पाकिस्तान के ऊपर तो आप देखें कि जिस तरह की क़यादत हमारे ऊपर मुसल्लत है और जिस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं पिछले 40 सालों में, ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इनका लूटने के अलावा कोई काम है? इनका सवाए लूट खसूट और अवाम को डिप्राइव करना तमाम उन सहूलियात से जो इवन के वो खुद ही टैक्स देकर अपने लिए क्रिएट करते हैं। ये लोग बड़े शॉर्ट साइटेड हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के दुश्मन है, और इनको फॉर्म 47 के जरिए लाकर हमारे ऊपर बिठाया गया है ताकि जितनी लोग पहले डिप्राइव्ड है इनको मजीद सजा दी जा सके और इन जैसे हुक्मरानों को बिठाकर मुल्क को मजीद और जवाल की दलदल में लेके जाया जा सके। तो वो आपको मिसालें नजर आ रही हैं। एक पिछली शिपमेंट जो हमारे पास पड़ी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने 55 रुपए बढ़ा के 113 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, अगली शिपमेंट को आने के लिए अभी कम से कम महीने से 2 महीने और लगेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे जो पुरानी शिपमेंट है उसके ऊपर भी मुनाफा बना लिया। आप खुदा जाने कि ये बढ़ाने में इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे और उन्होंने कितनी कमीशन ली होगी ये बढ़ाने के लिए। ये भी जब वक्त गुजर जाएगा तो 2-3-4 साल के बाद ये भी बातें बाहर आ जाएंगी। बहरहाल मेरा और आपका खुदा हाफिज, और जिनके हवाले हमें किया गया है, बस अब अल्लाह से दुआई की जा सकती है, बाकी तो हमारे पास में कुछ नहीं है। चले, आप बेबस हो गए जी। आप अली इमरान साहब बेबस कैसे हो गए? हम हिम्मत करें, सालों से बेबस है, हिम्मत करें, स्टूडियो से बाहर निकलें। आप मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्या आपको अपनी बेबसी नजर नहीं आई? क्या 16 नवंबर को डी चौक में लोगों को वो फिर आप नाराज हो जाते हैं। मैं कहूँगा आरटीएस बिठाया था, उसका नतीजा भी इस मुल्क ने देखा। आरटीएस बैठा था, उसका नतीजा भी मुल्क ने देखा। वो एक नदीम अफजल चंद हैं जो एडवाइज़र थे बानी पीटीआई के बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो कहते रहे कि मैंने एक दफ़ा कहा कि ईरान की गैस पाइपलाइन पे काम शुरू करें, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा इस पे अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। बस आप फिर यही देख लें, फिर आप इन पे क्यों तनकीद करते हैं मौजूदा वालों पे? मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इस मुल्क के जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं क्या उसमें किसी को पॉलिटिकल जमात का कोई अमल दखल होता है? जी होता है जी, जी होता है। 28 मई 1998 को हुआ था, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख के किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी फैसला लिया था एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख के, और नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को फैसला किया था, और उस वक्त की मिलिट्री क़यादत शिप में से 2 अफराद ने एटमी धमाकों की मुखालफत की थी। सर वो आपके मुल्क के इदारों की उस वक्त जरूरत थी, वो उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं थी, और उस वक्त आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और जो फौज है उसको मालूम था कि अगर इस स्टेज पर हमने इसको शुरू ना किया तो आने वाले दिनों में हमारे जो खतरात हमारे सर पर मंडला रहे हैं वो हमें तो फिर आप उस सियासी क़यादत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, इसी बात पे कर दिया करें। सियासी क़यादत है कौन सी जो उस वक्त थी, जो उस वक्त मुल्क में क़यादत कर रही थी? वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो अयूब खान की कबीना में क्या वजीर रह गए थे? तो फिर मुशर्रफ के रेफरेंडम में किसने वोट दिया? उसने कहा मुझे 100 सीटें दे दो। परवेज मुशर्रफ का खुद इंटरव्यू पे है कि 2002 में इमरान खान ने मुझसे 100 सीटें मांगी, फिर मुशर्रफ के रेफरेंडम में क्यों वोट दिया आपने एक आम फौजी आमिर को? मैं आकाशा से ये कहूंगा कि एक दिन मुझे और आपको स्टूडियो पे 1 to 1 बिठा दें। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर इमरान साहब, हम तो चाहते हैं आप हमारे स्टूडियो में हैं, बस सर आपके पास टाइम नहीं होता। एनीवेज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ईद के बाद रखिएगा क्योंकि अगर रोजना मकरू हो जाए लोग। चले बहुत शुक्रिया, कल रख लें। चले बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील, डॉक्टर अली इमरान साहब और सायरा बानो साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।